Hello everyone. Topic name in this video lecture is relevance feedback and query expansion. Okay, so चलिए देखते हैं कि क्या है इस टॉपिक में. Is the name suggest relevance feedback and query expansion. अब relevance का मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे से कुछ रिलेट करता हो. ओके, relevance feedback यानी कि हम जो एक्शन करते हैं उसके फीडबैक में, उसके रिप्लाई में हमें कुछ सजेशंस या फिर वॉट एवर इट कैन बी एनीथिंग, हमें कुछ फीडबैक मिलता है. एंड क्वेरी एक्सपेंशन, नाउ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज क्वेरी इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. ओके, क्वेरी है जो डेटाबेस के कंसर्न भी कुछ अलग होती है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में भी उसको कुछ अलग तरह से देखा जाता है, और जनरल जो क्वेरी होती है वो तो होती है. ओके, सो क्वेरी एक्सपांशन उसमें क्या होता है, ये हमारा आज का जो मेन 2 पॉइंट्स है वो है रिलेवेंस फीडबैक एंड क्वेरी एक्सपांशन. ओके, जब हम क्वेरी टाइप करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो वर्ड सेम होते हैं लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं पॉलीसेमी. ओके, and there are other case in which two different words can have a same meaning, that is known as a synonym. अब हमारा जो मेन फोकस है वो यहाँ पर है कि टू डिफरेंट वर्ड्स कैन हैव सेम मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने आगे एक एग्जाम्पल दिया है. तो यूजर ने जो वर्ड टाइप किया है वो, फॉर एग्जाम्पल ये जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है वो उसको फैच नहीं कर पाई, वो दोनों ही वर्ड को कुछ अलग तरीके से वो ट्रीट करता है. तो उसके अकॉर्डिंग उस क्वेरी के रिट्रीवल सेट में जो डॉक्यूमेंट हो गए वो जरूरी नहीं है, मतलब कि मुझे उसमें हाई रिकॉल नहीं मिलेगी. ओके, vocabulary of a searcher may not match that of the document. For example, let's say मैंने कुछ क्वेरी में टाइप किया, ओके, लेकिन मैंने जो उसमें जो वर्ड यूज किए हैं वो मेजोरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हो रहे हैं. ओके, सो इस तरह का जब प्रॉब्लम होता है तब हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम क्या ऐसा प्रोवाइड करता है ताकि यूजर सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो. Consider the query plan fuel. Okay, plan fuel. Now, this is quite unambiguous. Okay, because with the meaning of each word in context, exact matching will miss the document containing aircraft, airplane और jet. For example, यहाँ पर मैंने इस तरह से कुछ query लिखी है plan fuel. तो Google मुझे जो डेटा रिट्राइव करके देता है, ओके, सो वहां पर उसने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिस कर दिए हैं जो एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन या फिर जेट वर्ड को कंटेन करते हैं. क्यों? बिकॉज यहाँ पर वो सिस्टम है वो एग्जैक्ट उसका मैचिंग नहीं कर पा रहा है. रिलेवेंस फीडबैक एंड क्वेरी एक्सपेंशन एम टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सिनोनिमी, मतलब कि ये जो हमारा सेकंड केस है, ओके, टू डिफरेंट वर्ड कैन हैव द सेम मीनिंग, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उसको वो सॉल्व करने की ट्राई करता है. अब देखिए यहाँ पर, आई होप कि आपको कुछ दिख रहा है. यहाँ पर मैंने क्वेरी में, गूगल क्वेरी में यहाँ पर लिखा है प्लान फ्यूल. ओके, तो यहाँ पर देखिए मुझे कुछ इस तरह से एविएशन फ्यूल्स, देखिए यहाँ पर कुछ समरी का पोर्शन है. ओके, आफ्टर दैट जेट फ्यूल, एविएशन फ्यूल, गैसोलीन, एयरप्लेन फ्यूल शेल. अब देखिए यहाँ पर मुझे जो भी सजेशंस मिल रहे हैं वो मुझे इस तरह से मिल रहे हैं. अब ये जरूरी नहीं है कि यूजर ने जो एक्सपेक्टेशन की थी वो उसी के हिसाब से है. ओके, एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ वर्ड्स है वो मिस हो चुके हैं. दैट इज वाई. सो ग्लोबल मेथड टेक्निक्स फॉर एक्सपांडिंग और रीफॉर्मुलेटिंग क्वेरी. अब देखिए जब किसी क्वेरी का मुझे अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिलता है तो मैं क्या करती हूँ, अगेन क्वेरी को रीटाइप करती हूँ या फिर रीफॉर्मुलेट करती हूँ, या फिर आप देख सकते हैं कि गूगल हमें यहाँ पर, गूगल इज, आई कैन से दैट इज द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम इटसेल्फ. ओके, तो यहाँ पर देखिए वो मुझे इस तरह से सजेशंस दे रहा है, विच फ्यूल इज यूज, मतलब कि आपको क्या इसके बारे में आंसर चाहिए, या फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सी रिजल्ट्स अबाउट, दैट मीन्स वो आपको कुछ उससे रिलेटेड कुछ लिंक है वो आपको देगा. ओके, और यहाँ पर इंक्लूड नहीं हुआ है लेकिन कभी कभी गूगल ऐसा भी टैग करके देता है कि फॉर एग्जांपल स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर वो इस तरह से क्वेरी द रिजल्ट इज रिट्राइव्ड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेरी, और वहां पर जो विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक की क्वेरी होती है. ओके,
इट मीन्स वो क्वेरी को भी करेक्ट कर लेता है यदि वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये सारे जो एक्शंस है, ओके, यहाँ पर वो सजेशन में दे रहा है या फिर वो यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट कर रहा है या फिर नीचे कुछ सजेशंस दिखा रहा है, तो वो पार्ट क्या है, रिलेवेंस फीडबैक। अब देखिए क्वेरी एक्सपेंशन, ओके, वी विल सी लेटर इन दिस वीडियो इटसेल्फ। ग्लोबल मेथड्स आर टेक्निक फॉर एक्सपांडिंग एंड रिफॉर्मुलेटिंग क्वेरी। अब ये जो रिलेवेंस, ये जो इश्यू है उसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स है, ग्लोबल मेथड्स है और लोकल मेथड्स है। अब ये ग्लोबल मेथड्स में क्या होता है कि क्वेरी को एक्सपांड किया जाता है या फिर मैं कैसे कह सकती हूँ कि उसको रीफॉर्मुलेट किया जाता है विद थीसिस। अब ये थिसोरस क्या है, इट इज काइंड ऑफ अ डिक्शनरी, ओके। Let's say कि I want to search for how to upload a document in PHP, how to upload a file in PHP, okay। तो जब मैं query just type कर रही हूँ तो automatically based on some reference this query is suggested by Google itself। और कई बार क्या होता है कि जब मैं किसी वर्ड को टाइप कर रही हूँ, let's say कि यूनिवर्सिटी, तो जैसे ही मैंने यूनी ओके इतना ही लिखा तो मुझे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो भी ऐसे वर्ड्स है जो यूनी में से शुरू हो रहे हैं वो मुझे दिखाई देते हैं, ओके। आफ्टर दैट क्वेरी एक्सपांशन वाया ऑटोमेटिक थीसिस जनरेशन एंड टेक्निक्स लाइक स्पेलिंग करेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बोला, ओके। मेजोरिटी जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है तो तब यही होता है कि चलो ना कोई बात नहीं, गूगल पापा देख लेंगे, ओके, हम जस्ट टाइप तो करते हैं। Local method adjusts a query relative to the document that are initially appear to match the query. The basic method over here are relevance feedback। अब देखिए यहाँ पर ग्लोबल मेथड है वो क्या एज्यूम करता है कि यूजर ने जो क्वेरी की है उसमें कुछ एग्जैक्ट डेटा मैच नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्वेरी को ही रीफॉर्मुलेट करने की ट्राई करेगा, उसको एक्सपांड करने की ट्राई करेगा। जबकि ये लोकल मेथड है उसमें क्या होता है कि जो उसमें जो इनिशियल क्वेरी होती है वो उससे रिलेटेड तो होती है लेकिन फर्दर उसको एडजस्ट करने के लिए उसको एडजस्ट करते हैं जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आते हैं उसके हिसाब से, ओके। सो यहाँ पर कौन कौन से मेथड है, रिलेवेंस फीडबैक, आफ्टर दैट सूडो रिलेवेंस फीडबैक विच इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लाइंड रिलेवेंस फीडबैक, आफ्टर दैट इनडायरेक्ट रिलेवेंस फीडबैक, और उनमें से हम आज जो देखने वाले हैं दैट इज रिलेवेंस फीडबैक, ओके। सो यहाँ पर की जो लोकल मेथड है दैट इज रिलेवेंस फीडबैक एंड जो ग्लोबल मेथड है दैट इज क्वेरी एक्सपांशन, दैट इज द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। अब देखिए क्वेरी एक्सपांशन, जैसा कि मैंने बोला कि मैं जैसे ही गूगल में टाइप करूंगी तो मुझे ऑटोमेटिक उसके सजेशंस आने लगेंगे, ओके। दैट इज इटसेल्फ अ क्वेरी एक्सपांशन। The idea of relevance feedback is to involve the user in the retrieval process so as to improve the final result set. The basic procedure in relevance feedback is first उसमें क्या होता है कि user issue a short and simple query, okay। user ने simple उसको जो चाहिए जो भी उसकी information need है उसके हिसाब से वो एक छोटी सी query system में as a input देता है। The system return an initial set of retrieval set. यूजर मार्क सम रिटन डॉक्यूमेंट एज रिलेवेंट एंड नॉन रिलेवेंट। मैंने सबसे पहले जो क्वेरी इनपुट दी है तो उसके हिसाब से मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मुझे हर डॉक्यूमेंट है वो उसके रिलेवेंट ही हो, ओके। सो सिस्टम computes a better representation of the initial need based on the user feedback, okay। for example देखिए मैंने कुछ क्वेरी टाइप की है, लेट्स से कि होम डेकोरेशन आइडियाज, ओके। तो और वहां पर से मैं उसकी गूगल इमेजेस में गई और गूगल इमेजेस में जैसे ही मैं किसी पर्टिकुलर, क्योंकि देखिए जैसे ही मैंने ऐसे बोला कि होम डेकोरेशन आइडियाज, तो वहां पर भी बहुत सारे डोमेन हो सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल मुझे किसी आर्ट या फिर क्राफ्ट चाहिए या फिर मुझे किसी फ्रेम या फिर कुछ इस तरह से चाहिए या फिर मुझे उसको कुछ प्लांट की मदद से मुझे उसको डेकोरेट करना है, उसके लिए कुछ आइडियाज चाहिए, इट कैन बी एनीथिंग, ओके। तो यदि मैं सिर्फ लेट्स से कि मैंने प्लांट डेकोरेशन है उसका कुछ इमेज थी उसको मैंने सिलेक्ट की, तो क्या होगा कि नेक्स्ट गूगल है वो मुझे जो मैंने इमेज सिलेक्ट की है उसके जैसी ही कई और इमेजेस दिखाएगा। सो उसको क्या बोलते हैं, यूजर फीडबैक के रिलेवेंस। आपका जो कंप्यूटर है वो
आपकी नीड को उसको बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो उसको बोलते हैं रिलेवेंस फीडबैक। द सिस्टम डिस्प्ले अ रिवाइज्ड सेट ऑफ रिट्राइव्ड रिजल्ट। जैसा ही मैंने उसको कुछ हिंट दी कि ओके मुझे इस तरह सा कुछ चाहिए, तो सिस्टम क्या करती है, अगेन वो आपको एक अलग सेट देता है जो कि अपने जो यूजर फीडबैक दिया उसको ज्यादा रिलेट करता है। ओके, जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर सी रिजल्ट्स अबाउट, यहाँ पर मैं यदि यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ, लेट्स से कि एविएशन फ्यूल में मैंने क्लिक किया, तो अब ये मेरा मेजर ये क्वेरी हो गई और यहाँ पर जो भी है उसके हिसाब से मुझे वो डॉक्यूमेंट्स है वो रिट्राइव करके देखना। एग्जैक्टली दिस एग्जाम्पल इज नॉट मैचिंग विद दिस कंसेप्ट, बट लेट्स से कि मैंने यहाँ पर होम डेकोरेशन आइडियाज इस तरह से कुछ क्वेरी दी है और यहाँ पर उसके बाद मैं इमेजेस में चली जाती हूँ और इमेजेस में मैंने कोई एक पर्टिकुलर टाइप की इमेज को सिलेक्ट किया, तो गूगल मुझे उस पर्टिकुलर टाइप के रिलेटेड जो भी उसके जैसी कई इमेज होगी वही मुझे दिखाएगा। ओके, नाउ अब ये जो रिलेवेंस फीडबैक है उसको उसके हिसाब से क्वेरी रीफॉर्मुलेट करने के लिए कोई एक एल्गोरिदम तो होगा ना जो ये टास्क करता होगा। ओके, हमें तो मिल जाता है लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं होता है, उसके बैकग्राउंड में एल्गोरिदम है वो रन होते हैं। तो उसमें से एक एल्गोरिदम है दैट इज रोचियो एल्गोरिदम, विच इज रिलेवेंस फीडबैक को इम्प्रूव करने के लिए उसका जो है एल्गोरिदम है वो क्या करता है, क्वेरी को ऑप्टिमाइज करता है। ओके, if we want to find a query vector denoted as a queue that maximizes the similarities between relevant documents while minimizing the similarities with non-relevant documents, ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम हमें एक ऐसा क्वेरी वेक्टर फाइंड करके देता है जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी सिमिलैरिटी को मैक्सिमाइज करने की ट्राई करता है while minimizing the similarity with non-relevant document। ओके, सो ये उसकी फॉर्मूला है, इट एम्स टू फाइंड ऑप्टिमल क्वेरी QOPT। सो ये आपका क्या हो गया, जो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का जो वेक्टर है दैट इज दिस पर्टिकुलर पैरामीटर। ओके, और उसको मैक्सिमाइज करने की ये जो है वो फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आई, किस तरह से आई, किस प्रोसीजर, वहां पर कुछ क्या एजम्पशंस है, वो चीज यहाँ पर मैंने डिस्कस यहाँ पर मैंने वो डिस्कस नहीं किया है। ओके, जस्ट आपको एक सिंपल समझ लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, SIM दैट इज सिम, सिमिलैरिटी, सिम फॉर सिमिलैरिटीज, Q, CR, and Q is a query and the set of relevant document is CR। so अब आपको ये पता चल गया हो गया similarities between query and नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, सेट ऑफ नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। सो जैसा कि हमारा मेन पर्पस क्या था, टू मैक्सिमाइज सिमिलैरिटी विथ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स while मिनिमाइजिंग सिमिलैरिटीज विथ नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। अब आप देखिए ये फॉर्मूला है, यहाँ पर कुछ बेसिकली तो यहाँ पर कुछ आपको माइनस ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन दिख रहा होगा। ओके, तो ये जो पैरामीटर है सिमिलैरिटीज बिटवीन रिलेवेंट, ये जो है वो सिमिलैरिटी बिटवीन नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। अब देखिए इसका जो आउटकम है वो मैं मैक्सिमाइज कब कर सकती हूँ, जब मुझे ये सिमिलैरिटीज बहुत कम मिले या फिर मुझे ये सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा मिले। ओके, तब ऐसा केसेस है कि या फिर दोनों ही पॉसिबल हो, तब मुझे इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज मिलेगी। ओके, अब इस जो फॉर्मूला है उसको मैंने कुछ कोसाइन सिमिलैरिटीज में उसको रिप्रेजेंट करने की ट्राई की है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है वो पूरी तरह से अलग हो गया। सो विच इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रोइड ऑफ रिलेवेंट एंड नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वेक्टर्स। अब देखिए सेंट्रोइड इज पर्टिकुलर, जनरली दिस वर्ड कम्स फ्रॉम क्लस्टर। ओके, जब कोई क्लस्टर होता है, अब क्लस्टर यानी कि ग्रुप। ओके, क्लस्टर यानी कि ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का एक ग्रुप है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट का कोई एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में सेंट्रोइड यानी कि ऐसा कुछ मध्यस्थ बिंदु। ओके, और ये जो हमने उसको रीफॉर्मुलेट, ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है उसको रीफॉर्मुलेट करके हमें जो ये मिलता है, ओके, यूजिंग कोसाइन सिमिलैरिटी, ये जो फॉर्मूला हमें मिलता है ये क्या इंडिकेट करता है, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोइड ऑफ रिलेवेंट एंड नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वेक्टर्स। यहाँ पर देखिए CR दैट इज रिलेवेंट एंड यहाँ पर ये जो है वो नॉन रिलेवेंट है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ इमेजेस है,
ये जो है देखिए यहाँ पर कैप्शन क्या लिखा है, द रोचियो ऑप्टिमल क्वेरी फॉर सेपरेटिंग रिलेवेंट एंड नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। ओवर हियर यू कैन सी एक्स इज नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड ओ इज रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। अब आप देखिए ये जो है वो एक क्लस्टर हो गया, ये भी एक क्लस्टर हो गया, ओके, और ये हमारी ऑप्टिमल क्वेरी है, ओके। लेकिन आप देखिए ये यहाँ पर इट शुड बी ओवर हियर, समवेयर ओवर हियर इट शुड बी, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर क्वेरी है वो मिनिमाइज, उसका इतना इफेक्टिव कब होगा जब वो ज्यादा रिट्राइव्ड सेट, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो ज्यादा रिलेवेंट रिट्राइव्ड सेट को वो रिट्राइव करेगा, ओके। एंड देखिए ये दूसरी इमेज में क्या दिखा है कि इनिशियल क्वेरी जो कि यहाँ पर है, और ये जो है वो रिवाइज्ड क्वेरी है। रिवाइज्ड दैट मीन्स उसको रीफॉर्मुलेट किया गया है यूजिंग क्वेरी एक्सपांशन और क्वेरी reformulation, okay। So some documents have been labeled as relevant, non-relevant and the initial query vector is moved in response to this feedback। अब देखिए जब मैंने पहली बार गूगल में क्वेरी किया, ओके, लेट्स से इट्स अ क्वेरी Q1 and that is exactly होम डेकोरेशन आइडियाज, ओके। सो उसके हिसाब से मुझे इतने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिलते हैं, इतने नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिलते हैं, ओके। लेकिन जैसे ही मैं इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को चूज करती हूँ तो उसके हिसाब से मुझे रिट्राइवल सिस्टम एक दूसरी क्वेरी को जनरेट करके देता है, दैट इज रिवाइज्ड क्वेरी। अब ये देखिए जो रिवाइज्ड क्वेरी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये किसके सेंट्रोइड में आ गया, ये जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसके सेंटर में आ गया, ओके। क्यों सेंटर में आया? बिकॉज यूजर ने जो भी सिलेक्ट किया था उसके यूजर का जो फीडबैक था उसके हिसाब से नई क्वेरी फॉर्मुलेट हुई जो कि ज्यादा रेलिवेंट है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से। However, we usually do not know the full relevant and non-relevant set. For example, a user might only label a few document as a relevant because हम पूरी जो भी डॉक्यूमेंट रिट्राइव होते हैं उस हर डॉक्यूमेंट को हम लेबल नहीं कर सकते हैं। So therefore, in practice, Rochio is often parameterized as this. So ये उसका मॉडिफाई किया हुआ फॉर्मूला है। On over here, alpha, beta and gamma are weights that are attached to the each component. Okay, so यहाँ पर alpha, beta and gamma है, और इसका जो अब इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम से क्या होगा कि इसकी वजह से रिकॉल की जो वैल्यू है, रिकॉल है वो हाई हो जाएगा। It contains aspects of positive and negative feedback. Positive feedback is much more valuable. That means indication of what is relevant. And over here is gamma is less than beta. अब देखिए जो भी यूजर सिलेक्ट करता है तो उसके कुछ पॉजिटिव भी फीडबैक हो गए और नेगेटिव फीडबैक भी हो गए, और हमारा यहाँ पर फोकस क्या रहेगा कि पॉजिटिव फीडबैक में। Reasonable values of these parameters are alpha is equals to 1, beta should be 0.75 and gamma should be 0.15. अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है, प्रॉब्लम्स नहीं तो इसमें कुछ लिमिटेशंस है। वो क्या है कि रिलेवेंस फीडबैक इज एक्सपेंसिव, ओके। इट क्रिएट अ लॉन्ग मॉडिफाइड क्वेरी। जैसा कि मैंने बोला कि जैसे ही मैं टाइप करती जाती हूँ तो गूगल मुझे सजेशंस देता जाता है कि क्या आप ये टाइप करने वाली है आगे या फिर ये। सो इस तरह से मैंने अपनी क्वेरी को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया है कि वो पूरी 2 लाइन की तो क्वेरी बन चुकी है, ओके। सो यहाँ पर क्वेरी जो बनती है आफ्टर रिफॉर्मेशन और ऑप्टिमाइजेशन, सो वो बहुत ही लॉन्ग हो जाती है। लॉन्ग क्वेरीज आर एक्सपेंसिव टू प्रोसेस, एंड जैसा कि जब भी कोई क्वेरी होती है तो उसमें आपको पता होगा कि बूलियन क्वेरी, उसको बूलियन क्वेरी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उसके बाद उस बूलियन क्वेरी को सॉल्व किया जाता है। और बूलियन क्वेरी में हमने एक इश्यू देखा था कि उसमें जितने ज्यादा एंड ऑपरेटर्स है, जितने ज्यादा टर्म्स है, उतनी ही उसको प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम लगेगा या फिर वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। इट्स ऑफन हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाई अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वाज रिट्राइव्ड आफ्टर अप्लाइंग रिलेवेंस फीडबैक। जब मैंने कोई पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट किया है तो उसके हिसाब से मुझे सिस्टम जो भी इमेज दिखा रही है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये जज नहीं कर पाते हैं कि क्यों उस पर्टिकुलर रिसोर्स को उसने रिट्राइव किया, ओके।
सो इस तरह से कुछ इश्यूज है इन रेलेवेंस फीडबैक. ओके, so that's it for this lecture. Thanks for watching.